पहला प्रश्न क्या है जानते हैं। पहला प्रश्न है कि चुनाव में जो है मत देना तथा निर्वाचित होने का अधिकार है। ठीक है? चुनाव में मत देना तथा निर्वाचित होने का अधिकार है, ये किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, एक कानूनी क्या है? एक कानूनी विधिक अधिकार है, ये जान के चलिएगा। संविधान के अनुच्छेद 326 आर्टिकल 326 में, तो संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क अधिकार का प्रावधान किया गया है। किसका किया गया है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। वयस्क मतलब मताधिकार का मतलब वोट देने का, मताधिकार का प्रावधान किया गया है। किसमें इसकी चर्चा है? तो आर्टिकल 326 में इसकी चर्चा है, जिसका अर्थ है कि अब जिसका अर्थ तो हम जानते ही हैं, तो जानते हैं इसका अर्थ क्या हो सकता है। अर्थ यही हुआ कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला प्रत्येक नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है, मतलब वोट दे सकता है। यदि उसे जो है किसी विधि द्वारा निर्हर मतलब डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया गया है, जो है मतदान करने वाले लोगों को क्या करता है? परिभाषित करता है। तो ये संविधान जो है, जो मत देने वाले लोग होते हैं उनको परिभाषित करता है, ना कि अधिकार दिया है, ये जान लीजिए। उनको अधिकार को नहीं, ना कि उनके अधिकार को जो है बताता है, समझ गए? उनके अधिकार को नहीं बताता है, ये सिर्फ लोगों के जितने मत देते हैं, मत देने वाले लोगों को एक तरह से परिभाषित करता है। आगे बात करते हैं कि भारत के नागरिक को मतदान करने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(1) में प्रदान किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि भारत में नागरिकों को मतदान करने का जो अधिकार है वो कौन से अधिनियम के तहत है? तो अधिनियम अगर पूछे तो अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है, ये जान लीजिए। और धारा अगर पूछे तो धारा बताइएगा 62(1) बोल दीजिए या 62 बोल दीजिए। अब देखिए, इस प्रकार मतदान करने तथा निर्वाचित होने का अधिकार जो है, राइट जो है, एक विधि अधिकार है, मतलब लीगल राइट है। जो अधिकार होता है, राइट होता है, वो विधि अधिकार है, लीगल राइट है, ये जान लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत में आम चुनाव अगर पूछे किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। किस पे है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है, ये जान लीजिए और ये याद रख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं, तो जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, भारत में आम चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 325 में यह उपबंध किया गया है कि जो प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश की ओर बात करता है, तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचन नामावली होगी। क्या होगी? एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी। बस इतना जान लीजिए। कौन सी आर्टिकल में इसकी चर्चा है? तो आर्टिकल 325 में यह किया गया है कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होगा, और ये संविधान के अनुच्छेद 325 में इसका उपबंध किया गया है, मतलब इसमें चर्चा की गई है। आप किसी भी एंगल से ले सकते हैं। तीसरे प्रश्न की अगर बात करूं मैं, तीसरा प्रश्न क्या है जान लीजिए। तीसरा प्रश्न यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख। ठीक है, ये जान लीजिए। चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं और सुनते हैं। तो देखिए, भारत के संसदीय चुनाव क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जो है सबसे बड़ा, जबकि चांदनी चौक सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो मतदाताओं की संख्या के आधार पर, ठीक है, संख्या के आधार पर मलकाजगिरी, ठीक है, यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ, मलकाजगिरी मतलब तेलंगाना सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र, मतलब सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र, तथा लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र है। अब ये हम जानते हैं कि ये चुनाव क्षेत्र में जो आंकड़े दिए गए हैं वो एनसीईआरटी दिया है, तो पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सुनिए, भारत के संसदीय चुनाव क्षेत्र तो आप जान गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो लद्दाख जो है हमारा जो है सबसे बड़ा है। लद्दाख जो है सबसे बड़ा है। संघ राज्य क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। चुनाव क्षेत्रों में अगर क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें तो लद्दाख जो है आपका सबसे बड़ा है। और ये हम पढ़ रहे हैं किसका?
केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, तो लद्दाख हो गया। लद्दाख क्या है? संघराज्य क्षेत्र है, तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है केंद्र शासित प्रदेश में। अब इसकी आंकड़े की अगर बात करें, वर्ग किमी की बात करें, तो आंकड़ा देखिए जो लिखा हुआ है 173,266.37 वर्ग किमी में फैला हुआ है, मतलब 173,266.37 वर्ग किमी में फैला हुआ है। सुनिए, जबकि अगर बात करूं चांदनी चौक की बात करें, चांदनी चौक मतलब दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली भी आपका केंद्र शासित प्रदेश ही है, तो चांदनी चौक की अगर बात करें, दिल्ली की बात करें, तो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका दिल्ली का चांदनी चौक है। ये ध्यान रखना है, चुनाव क्षेत्र है, चांदनी चौक जो है चुनाव क्षेत्र है। और इसकी आंकड़े की अगर बात करें तो हमारा 10.59 वर्ग किमी में ही है, 10.59 वर्ग किमी में है। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके अलावा और पढ़ते हैं। तो इसके अतिरिक्त अगर बात करें मतदाताओं की संख्या के आधार पर, अब मतदाता की संख्या के आधार पर हो रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप जान गए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन अब हमारा मतदाताओं की संख्या के आधार पर होगा, मतलब मतदाता वोट देने वाले लोगों के पे होगा, मतलब व्यक्ति के रूप में होगा। तो संख्या के आधार पर, ठीक है, मल्काजगिरी मतलब तेलंगाना, ठीक है, सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है। अब तेलंगाना हमारा क्या है? स्टेट है। हालांकि मतदाताओं की संख्या के आधार पर यहाँ पे देखा जाए तो मल्काजगिरी तेलंगाना जो है सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है। इसकी आंकड़े बात करें तो 3,183, ठीक है, 325 ये है, ठीक है, तो 3,183,325 मतदाता हैं कहाँ? तेलंगाना में, और सबसे बड़ा है चुनाव क्षेत्र। ये जान गए। ये ध्यान रखना है मतदाताओं की संख्या के आधार पर, इतना छोड़िए ये सब, ठीक है। और जान लीजिए, और लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है मतदाताओं के चुनाव क्षेत्र के अनुसार, सबसे छोटा है, जिसमें 49 मतलब 49, याद रखिए 49922 है, मतलब 49,922 है, बस इतना ही जान लीजिए। क्लियर हो गया? मतलब 49,922 है, ऐसा बोल सकते हैं आप, नहीं तो 49922 बता दोगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए चौथे प्रश्न की अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। कितना प्रतिशत? 6%। समझ गए? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% जो है प्राप्त कर लिया हो। तो 6% प्राप्त कर लिया हो, वो बताइए क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 4 या अधिक राज्यों में होगा। कितने राज्यों में? 4 या अधिक राज्यों में होगा, बोल रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण उन्हें राष्ट्रीय दल अथवा राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देने का कार्य जो है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। तो आप तो जानते हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा क्या किया जाता है, अगर राष्ट्रीय दल होते हैं या राज्य स्तरीय जो दल होते हैं, राष्ट्रीय दल बोलिए या राज्य स्तरीय दल बोलिए, उनको मान्यता देता है इलेक्शन लड़ने के लिए। दलों का पंजीकरण करवाया जाता है, मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा, या राष्ट्रीय दल हो या अथवा राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देने का कार्य करता है। ये निर्वाचन आयोग का है, ये जो कि हम पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय दल की मान्यता की बात करें तो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित अर्हताएं हैं। अर्हताएं हैं मतलब निम्नलिखित, चलिए जानकारी है, अब जानते हैं। तो क्या जानकारी है, मतलब क्या क्या नियम है ये जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे नियम क्या है कि यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में जो है कम से कम 4 राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त कर ले, साथ ही एक राज्य अथवा एक से अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीट प्राप्त कर ले, मतलब 4 लोकसभा सीट भी प्राप्त होना जरूरी है। समझ गए? अब चलिए आगे और थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पे जान लीजिए, यदि किसी दल को लोकसभा चुनाव में, किसमें? लोकसभा चुनाव में, जिसे याद रखिएगा, में कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की सीट 2% सीट प्राप्त हो जाए, मतलब 3 राज्य में आपको लोकसभा के लिए 2% सीट होना अनिवार्य है, 2% सीट प्राप्त कर लीजिए, है ना? आगे बात करते हैं। और यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, कितना हो? 4 स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, दल के रूप में प्राप्त होना चाहिए। समझ गए? चलिए ये भी क्लियर हो गया। 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि सरकार को जो है अभिव्यक्त करता है? बताइए, अभिव्यक्त करता है, प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। क्या करता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। ठीक है, चलिए जानते हैं।
मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को बात करते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करें, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधि सरकार को जो है अभिव्यक्त करता है, ये हम जानते हैं। इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होता है, वो प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करेगा, मतलब गवर्नमेंट को करेगा। जो रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट होते हैं, उसी को कहा जाता है प्रतिनिधि सरकार। चलिए और जानते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत, किस प्रणाली के अंतर्गत? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो प्रतिनिधि सरकार कर रहा है, इसी के अंतर्गत बात हो रही है, इस प्रणाली के अंतर्गत हो रही है। क्या हो रही है अब जानिए कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। हाँ भाई, करता ही है। जो जनता की ओर से विधि निर्माण, जनता की ओर से विधि निर्माण तथा शासन व्यवस्था से संबंधित निर्णय लेने का कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं तो वर्तमान जो है विश्व के अधिकांश देशों में यही प्रणाली अपनाई गई है। और ये जो प्रणाली है, वोट देने वाला, प्रतिनिधित्व को चुनने वाला जनता को, ये सभी जगह अधिकतर वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में ये अपनाया गया है। जैसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत तो है ही, कनाडा भी है। ऐसे राज्य और भी हैं, मतलब ऐसे देश और भी हैं जो कि ये सब अपनाए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और कनाडा, ये सब क्षेत्र में भारत तो हम जानते ही हैं भाई कि चुनिए, प्रतिनिधित्व तो चुनना पड़ता है। जनता अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है और कनाडा में भी है। छठे प्रश्न की अगर बात करें हम, छठा प्रश्न है कि भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइएगा। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1985 में, मतलब 1985 में। क्लियर हो गए? चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, भारत की संसद द्वारा वर्ष 1985 में 52 में संविधान संशोधन, मतलब 52 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून लाया गया। तो 52 में संविधान संशोधन में, और किस वर्ष आया, संसद द्वारा किया गया? तो ये किया गया था 1985 में। अगर पूछेगा किस वर्ष संसद द्वारा लाया गया, तो 1985 में लाया गया, है ना। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ? दल बदल विरोधी कानून का निर्माण किया गया था। साथ ही क्या हुआ भाई? साथ ही संविधान के 10वीं अनुसूची, 10वीं जो अनुसूची है, जोड़कर दल परिवर्तन के आधार पर, ठीक है, निर्हरता मतलब डिस्क्वालीफाई की बात हो रही है। निर्हरता के विषय में उपबंध किए गए। क्या किए गए? निर्हरता के विषय में उपबंध किए गए थे। 91 में संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में आया था। तो ये भी बोला जाता है कि 91 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में परिवर्तन करके यह प्रावधान किया गया कि, क्या किया गया? यदि किसी दल के न्यूनतम 2/3 सदस्य समूह, कितने समूह? न्यूनतम 2/3 सदस्य समूह बनाकर दल का विभाजन कर देते हैं, तो इस स्थिति में वे सदस्य दल बदल अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य नहीं माने जाएंगे। समझ गए? मतलब कहने का मतलब कि 10वीं अनुसूची में क्या था कि जोड़कर जो दल बदल विरोधी कानून आया था, इसमें क्या था कि पहले बहुत दिक्कत हो रही थी, दल बदल देते थे, जो जीत रहे उधर चले जाते थे, जो हारते थे इधर। तो इसके लिए एक नियम बना, जो कि 59 संविधान संशोधन था अधिनियम, उसके तहत दल बदल विरोधी कानून हुआ, निर्माण किया गया। इसमें 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। और एक बात जान लीजिए, जब 91 में संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसके द्वारा क्या हुआ कि 10वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन के अनुसार बताया गया कि आप न्यूनतम 2/3 सदस्य होंगे, और 2/3 सदस्य या मेंबर होंगे, समूह में होंगे, और बनाकर दल विभाजन कर सकते हैं, अन्यथा आपको योग्य नहीं माना जाएगा। समझ गए? यही कह रहा था। चलिए आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? कार्य क्षेत्र में कौन सा निर्वाचन आयोग का नहीं आता है? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, ये हमारे निर्वाचन आयोग के क्षेत्र में नहीं आता है। जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, प्रधानमंत्री का चुनाव कराना जो है ना, यही तो नहीं आता। क्यों नहीं आता? चलिए जानते हैं। तो देखिए, निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, लोकसभा के अंतर्गत ही तो रहता है प्रधानमंत्री, है ना, जानते ही हैं। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्य विधानमंडलों, मतलब विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव करवाता है। कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करता है। तो लोकसभा में पीएम आएगा ना, तो बताइए पीएम का चुनाव थोड़ी डायरेक्ट करवाएगा, ये तो लोकसभा के तहत है। और आपका राज्य का अगर सीएम है, तो वो भी तो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आएगा, ये थोड़ी कि सीएम का चुनाव करवाएगा, है ना, समझ गए होंगे। जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होता है। अब चुनाव जीतेगा तो नियुक्ति भी होगा, राष्ट्रपति द्वारा होगा। संविधान के अनुच्छेद क्या होता है? आर्टिकल 75 के 1 के अंतर्गत की जाती है, मतलब 75 में की जाती है, अनुच्छेद 75 में की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। और नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, ये जान लीजिए।
है ना? तो प्रधानमंत्री निर्वाचन आयोग थोड़ी है, नियुक्त हुआ ना, सीएम नियुक्त होगा, आपका जो पद पे बैठा है वो सब नियुक्त हो रहा है। 8वें प्रश्न की बात करें, चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? बताइएगा। तो सी आर्टिकल 324 324 अनुच्छेद 324 में किया गया है। अब जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो यहाँ पे सवाल सुन लीजिए तुरंत। संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है? क्या हुआ है? इसके अंतर्गत क्या किया गया है? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। कब की गई है? तो 25 जनवरी 1950 को की गई है। भारत के निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, समझ गए? निर्वाचन आयोग जो है संसद एवं प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए होने वाली सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिए निर्वाचित नामावलियां याद रखिएगा तैयार करता है। तो नामावली तो तैयार करता ही है, ये हम जानते हैं। तो ये सब जो भी संसद हो गया, प्रत्येक राज्य हो गए, राज्य के मतलब विधानमंडल की बात हो रही है, राष्ट्रपति की बात करें या उपराष्ट्रपति की बात करें, ये सब का जो है निर्वाचन जो आयोग है वो निर्वाचन नामावली तैयार करता है, ये जान लीजिए। और साथ ही क्या करेगा? उपरोक्त सभी निर्वाचनों का क्या करता है? अधीक्षण करता है। ठीक है, अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा मतलब डायरेक्शन देगा, ठीक है, नियंत्रण करेगा, ये सब करने का काम करता है निर्वाचन आयोग, मतलब कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो असत्य कथन कौन है बताइए? तो असत्य कथन जानते हैं इसमें से कौन होगा? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे। असत्य कथन ऑप्शन नंबर बी है। अनुच्छेद 325 में मतदाता को या मतदाता की बात करें, अनुच्छेद आर्टिकल 324 में अगर मतदाता की न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष निर्धारित की गई है और ये आपका असत्य है, असत्य कथन था, ये गलत है। अब कैसे गलत है हम बताते हैं, आगे चलते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन जो 1988 है, याद रखिएगा, 88 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में आर्टिकल 326 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन में जो है मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। किसमें? लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन में मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। किसके संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कथन सी। कथन जो सी है वो सत्य है, परंतु छोटे राज्यों के लिए चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा निम्नवत है। देखिए सी जो है, हम यहाँ पे सी की चर्चा नहीं की है। देखिए इसमें क्या है, 325 दे रहा था, यहाँ पे होना चाहिए था 326, तभी तो सही होता है, यही गलत हो गया। दूसरा चीज जान लीजिए, सी जो है ये सही है, ठीक है, ये जो बताया जा रहा है सी है, लेकिन सही है, लेकिन इसमें और भी जुड़ेगा, जो कि कैसे, चलिए जानते हैं। सुनिए, तो इसमें देखिए छोटे राज्यों के लिए चुनावी व्यय जो है, व्यय की अधिकतम सीमा निम्नवत है, अधिक सीमा है। अब देखिए कैसे, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश इसमें आएगा, गोवा की बात करते हैं, सिक्किम की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीप, लक्षद्वीप, पंडुचेरी में जो है लोकसभा चुनाव में 54 लाख रुपए लगते हैं। कितने हैं? 54 लाख रुपए जो है लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम पढ़ लेते हैं पूरा। देखिए कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में जो है 77 लाख रुपए बड़े राज्य 77 लाख रुपए बड़े राज्य देंगे। अब विधानसभा चुनाव में जो है 30.8 लाख रुपए बड़े राज्य देंगे तथा व्यय जो है कर सकता है, मतलब खर्च कर सकता है, ये जान लीजिए। मतलब बनाया हुआ है 77 लाख रुपए आप भाई बड़े राज्य करेंगे, अगर 30.8 लाख रुपए भाई विधानसभा चुनाव में बड़े राज्य कर सकते हैं, ये जान लीजिए। ठीक है, लोकसभा चुनाव वाले करेंगे 77, याद रखिएगा, और विधानसभा चुनाव वाले 30.8 लाख रुपए कर सकते हैं। ठीक है, यही है। और इसमें और भी जान लीजिए, जैसे छोटे-छोटे जो लोग हैं, छोटे-छोटे राज्य में और भी लोग हैं जो कि अधिकतम सीमा बना हुआ है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के लोग हो गए, गोवा के लोग हो गए, सिक्किम के लोग हो गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग हो गए, चंडीगढ़ हो गए, दादर नगर हवेली, दमन और दीप एक ही हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पंडुचेरी हो गया, ये सब जो है लोकसभा चुनाव में 54 लाख जो है रुपए लगा सकते हैं, 50 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं, समझ गए? लगा सकते हैं, समझ गए? तो 54 ही लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और जान लीजिए, अब ये तो आप जान गए लोकसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव में तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव में 20 लाख रुपए लगाएंगे, ये जान सकते हैं, 20 लाख रुपए व्यय कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं? 20 लाख विधानसभा चुनाव वाले लोग। अगर विधानसभा चुनाव मतलब जैसे अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, गोवा, मणिपुर, मेघालय में मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा, पुडुचेरी ये सब में जो विधानसभा है, विधानसभा के जो है चुनाव के लिए आप 20 लाख रुपए व्यय कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बस इतना जानना चाहिए। और लोकसभा के लिए 54 क्लियर हो गया और ये हो गया आपका एंड और ये हो गया आपके निर्वाचन आयोग समाप्त और इससे ज़्यादा हम तो नहीं लगता कि खर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आएगा तुरंत और 18 टॉपिक हैं, खत्म हो जाएँगे। उसके बाद ज्योग्राफी का जो बचा हुआ पार्ट है, वो भी खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद।